जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंतर्गत हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म को पढ़ने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण टर्म है पृष्ठ तनाव। तो चलें पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी बर्तन में पानी या कोई द्रव भरा जाता है तो उसका ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है उसको स्वतंत्र पृष्ठ या स्वतंत्र तल कहते हैं। और अगर द्रव का स्वतंत्र तल सपोज करते हैं, द्रव का ये स्वतंत्र तल है और सुनिए, द्रव के स्वतंत्र तल पर अगर आपसे कहा जाए कि कोई रेखा खींचिए तो पानी है। अब पानी का सबसे ऊपर वाला तल सपोज कीजिए बाल्टी में पानी भरा गया है और पानी का सबसे ऊपर वाला जो तल होगा वो स्वतंत्र तल होगा। अगर उसमें चाहे कि स्केल और पेंसिल से उस पर लाइन खींच लें तो लाइन आप नहीं खींच पाएंगे, तो उस पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी, ये काल्पनिक रेखा। और जानते हैं जब द्रव के पृष्ठ पर कोई काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो उसके ऊपर दोनों तरफ से लंबवत बल कार्य करने लगता है। देखिए, दोनों तरफ से उस पर लंबवत बल कार्य करने लगता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई स्मॉल एल है और अगर इसके ऊपर लगने वाला लंबवत बल एफ है ना, तो एफ और एल का जो अनुपात है यह अनुपात ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी किताब में पृष्ठ तनाव को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया गया है और किसी किताब में पृष्ठ तनाव को कैपिटल यस से प्रदर्शित किया गया है। तो यस का मतलब कहेंगे तो यस का मतलब अगर इकट्ठे कहें तो यस का मतलब सरफेस टेंशन और टी का मतलब टेंशन। तो अब किसी किताब में इसको कैपिटल यस से भी प्रदर्शित किया गया है, किसी में कैपिटल टी से भी प्रदर्शित किया गया है। आप जैसे चाहे वैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, दोनों सही है। तो पृष्ठ तनाव के लिए ये जो सूत्र मिला है आपको, यह एफ अपान एल मिला है। अब हम यहाँ पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन ज्ञात करना चाहते हैं। तो पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन ज्ञात करने के लिए ये यल को तो चले हम पृष्ठ तनाव के रूप में इकट्ठे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखें, हम यस ही लिख रहे हैं, यस इज इक्वल टू एफ अपॉन यल। अब यहाँ पर अगर हम यल इज इक्वल टू एकांक मान ले, एकांक का मतलब 1 मीटर मान लें, तो फिर यस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान यल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यस इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। याद रखे रहिएगा, यस जो है द्रव का पृष्ठ तनाव है और एफ द्रव के पृष्ठ पर जो द्रव के पृष्ठ पर एकांक लंबाई की जो काल्पनिक रेखा खींची गई थी उस पर लगने वाला लंबवत बल था। तो पृष्ठ तनाव जो है लंबवत बल के बराबर होता है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डिफिनीशन को जरा आप ध्यानपूर्वक देखें। द्रव के किसी पृष्ठ पर खींचे गए एकांक लंबाई के काल्पनिक रेखा पर लगने वाले लंबवत बल को ही उस द्रव का हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये डिफिनीशन आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब अगर यहाँ से हम मात्रक देखें, पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव अदिश राशि होती है, पृष्ठ तनाव की कोई दिशा नहीं होती है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। अब देखें तो पृष्ठ तनाव का अगर हम मात्रक ज्ञात करना चाहें तो एफ बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन।
और यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। और इसके बाद अगर हम इसकी विमा ज्ञात करना चाहें तो यह बल है, बल की विमा हम आपको बता चुके हैं, यम यल टी माइनस 2 होता है। और फिर यल लंबाई है, लंबाई की विमा यल होती है, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका mt-2। तो इस प्रकार पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो mt-2 होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रख के रहिएगा। ये पृष्ठ तनाव का सूत्र, पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन, मात्रक, बीमा, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई। अब इसके बाद जो है आपको पृष्ठ तनाव की एक और डिफिनीशन बाद में चल करके बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आसंजक बल और ससंजक बल। और फिर हम लोग देखेंगे, एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जल कांच की छड़ को भिगो देता है, यानी अगर कांच की छड़ को हम पानी में डुबा करके निकालें तो पानी जो होता है कांच की छड़ में चिपका रहता है, लेकिन अगर उसी कांच की छड़ को अगर पारे में डुबा करके निकाला जाए तो पारा उसमें नहीं चिपका रहता है। इसका कारण क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। और फिर आगे देखना होगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य, यानी कार्य और पृष्ठ तनाव में क्या संबंध होता है। फिर हमको आगे ये भी देखना है कि पानी की जो बूंद होती है या किसी भी द्रव की बूंद जो होती है वो गोलाकार क्यों होती है। इसी में हम आपको बताएंगे कि अगर कांच का कोई छड़ हो और उसके अगले हिस्से को अगर आग पर रख करके गर्म करें तो गर्म होने के बाद जब वो पिघलता है तो पिघलने के बाद गोल क्यों होता जाता है। तो इन सब का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे ससंजक बल और आसंजक बल के बारे में। तो ससंजक बल क्या है, यानी सबसे पहले हम लोग कोहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, जैसा कि आप जानते हैं कि अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल कार्य करता है और अंतराण्विक बल के कारण ही अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल लगे तो इसको हम कहते हैं ससंजक बल। जैसे मान लीजिए जल का एक अणु है और फिर ये जल का दूसरा अणु है, तो जल के दो अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल लगता है ना, इसको हम कहा करते हैं ससंजक बल। यानी किसी भी पदार्थ के, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल लगेगा उसे हम कहेंगे ससंजक बल। चाहे जल के अणुओं के बीच लगे या पारे के दो अणुओं के बीच लगे या कांच के दो अणुओं के बीच लगे, किसी भी पदार्थ के, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल को हम ससंजक बल कहा करते हैं। और इसके बाद दूसरा आता है आसंजक बल। तो आसंजक बल किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल को ही हम आसंजक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अणु जो है कांच का है और दूसरा अणु जल का है, तो कांच के अणु और जल के अणु के बीच जो अंतराण्विक बल लगेगा उसको हम कहेंगे आसंजक बल। तो कुल मिलाकर के दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल को हम ससंजक बल कहते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल को हम आसंजक बल कहते हैं। अब हम आपको बता दें, एक प्रश्न यहाँ से बार बार आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है
कि जल कांच को भिगोता है जबकि पारा कांच को नहीं भिगोता। मतलब अगर कांच की छड़ होगी और कांच की छड़ को अगर पानी में डुबा करके बाहर निकालेंगे तो कांच की छड़ से चारों तरफ पानी चिपका रहता है, लेकिन अगर उसी कांच की छड़ को पारे में डुबा करके निकाला जाए तो पारा जो है उसके चारों तरफ चिपका नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अब सपोज करते हैं ये है कांच की छड़ और फिर ये है जल के अणु हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक अणु जो है ये कांच का है और दूसरा अणु जल का है और फिर ये तीसरा अणु भी जल का है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कांच के अणु और जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल आसंजक बल होगा। तो कांच के अणु और जल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। तो जब आसंजक बल अधिक होगा, इसको माइंड कीजिएगा, जब आसंजक बल अधिक होगा ससंजक बल से, यानी इसका जवाब इस तरह से निकल के आता है कि कांच के अणु तथा जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। इसी कारण जल जो है कांच को भिगोता है। लेकिन अगर यही स्थिति पारे के साथ आए, अगर इस कांच के छड़ को हम पारा में डुबा दें तो पारा में डुबाने से होता ये है, देखिए ये कांच का छड़ है और ये कांच का एक अणु है, ये पारा का दूसरा अणु है, ये पारा का तीसरा अणु है। तो पारे के अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल लगेगा वह ससंजक बल होगा और फिर कांच के अणु और पारे के अणु के बीच जो अंतराण्विक बल लगेगा वह आसंजक बल होगा। तो अब समझिए, कांच के अणु तथा पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। यही कारण है कि पारा कांच को भिगोता नहीं है। तो याद रखे रहिएगा, जब आसंजक बल अधिक होगा और आसंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा, जब आसंजक बल लगेगा तो भिगोएगा और आसंजक बल जब कम होगा तो नहीं भिगोएगा। तो इसका स्पष्ट जवाब आप ऐसे देंगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कांच के अणु और जल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि जल कांच को भिगोता है, जबकि कांच और पारे के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। इसलिए पारा जो है कांच को भिगोता नहीं है। तो ये आसंजक बल और ससंजक बल रहा और फिर इसके साथ साथ हमने इस प्रश्न का भी जवाब देख लिया कि जल कांच को भिगोता है जबकि पारा कांच को भिगोता नहीं है। अब हम आपको बता दें कि पृष्ठ तनाव के कारण, लेकिन पृष्ठ तनाव का कुछ हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों को एक छोटी सी और डिफिनीशन देखनी होगी। ये होती है पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी इसको कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा,
तो द्रव के पृष्ठ के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर किसी बाल्टी में पानी भर दिया गया है तो पानी का जो ऊपर वाला पृष्ठ होता है वही द्रव का मुक्त पृष्ठ कहलाता है। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ का अगर एकांक क्षेत्रफल लिया जाए तो एकांक क्षेत्रफल की जो ऊर्जा होती है, तो अब जो है पृष्ठ ऊर्जा की डिफिनीशन आप ध्यान से समझ लें कि द्रव के स्वतंत्र तल के एकांक क्षेत्रफल की जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसे ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बाद जो है जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि अगर द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होता है, और फिर वहां पर हम पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन कार्य के रूप में बताएंगे। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि अगर कपूर के टुकड़े को जल में डाल दिया जाता है तो कपूर का टुकड़ा जल में बड़ी तेजी से नाचने लगता है, ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।